हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपॉर्चुनिटी फॉर जी। तो आज हम लोग अपने इंग्लिश का फूड विदाउट फूड का चैप्टर 6 को पढ़ना शुरू करते हैं, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। और आप लोग उस सीरीज को लगातार देख रहे होगे, तो आज आइए हम लोग अब देखना शुरू कर। इन पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि एक कैसे एक नॉर्मल हुआ आपको वो साइंटिस्ट को फॉर्म देता है, और हम रीड आउट एंड फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे कि हाउ डिड द बुक बिकम टर्निंग पॉइंट रिचर्ड एवरेट लाइफ। ठीक है, और उनकी लाइफ में बुक कैसे टर्निंग पॉइंट हुआ, और हाउ डिड मदर हेल्प हिम। ठीक है, और उनकी माँ उन्हें कैसे मदद की उन चीज़ों में। ठीक है, तो रिचर्ड इवरिट और उनकी माँ का रोल क्या रहा, और रिचर्ड इवरिट की बुक बुक उनका लाइफ में कैसे टर्न आउट कर दिया, हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। एट द एज ऑफ 22 अ फॉर्मर स्कॉट ऑफ द ईयर एग्जिबिट द साइंस वर्ल्ड एंड न्यू थ्री ऑफ हाउस सिल्वर। तो लगभग 22 के एज पे एक फॉर्मर, जैसे आपने देखा होगा कि एक साइंस एग्जीबिशन या उसमें आपको तो उसमें एक न्यू थ्री डेवलप किया है कि सेल कैसे काम करता है। रिचर्ड एच इवरिट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन विच आर्टिकल प्रोसीडिंग द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है, और उस आर्टिकल को कहाँ प्रेसिड किया गया, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में। ठीक है, आर्टिकल मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग दैट रिलेटेड टू साइंस, और उसको प्रेसिड कहा गया नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज। और ये पहली बार था कि किसी साइंटिफिक जर्नल में किसी विद्यार्थी जो कॉलेज के उनका वर्क को क्या किया गया था, लिखा गया था। और ये अपने में काफ़ी एक मतलब बोला जाता है एक चैलेंजिंग चीज़ होता है, क्योंकि एक कॉलेज स्टूडेंट अगर कुछ पब्लिश करा तो वो भी आर्टिकल पब्लिश होना, ये अपने में पहली बार हो रहा था। इन स्पॉट दैट ही वुड बी लाइक टू मेकिंग ऑफ द बिग लीग एट द एज ऑफ द 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम अ बैट। बोला जा रहा है कि स्पॉट यानी खेल कूद में ही लाइक मेकिंग ऑफ बिग लीग। ठीक है, और 15 एज ऑफ 15 पे यहाँ रिचर्ड इवरिट की बात हो रही है कि 15 साल की उम्र में उन्हें क्या पसंद था, बिग लीग जो होता है खेलना, उन्हें वो पसंद था। और हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट द बैट फॉर रिचर्ड इवरिट इज फर्स्ट एंड लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड द अदर फील्ड। और रिचर्ड इवरिट के लिए पहली बार उपलब्धियां थी साइंस और उनके अदर फील्ड में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाई। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, बटरफ्लाई से। ठीक है, यानी तितलियों से उसकी शुरुआत होती है। एज ओनली चाइल्ड एवरिट ग्रो अप नॉर्थ ऑफ द रीडिंग पेनिनसुला देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर। उन्होंने बोल रहे हैं कि जब बचपन में जब एवरिट बड़े हो रहे थे तो वो कहाँ थे, वो नॉर्थ की ओर पढ़ रहे थे, वेनिसिया में। ठीक है, और उन्होंने क्या देखा कि आई कुड डू देयर, वहाँ मुझे कुछ करने के लिए ज़्यादा नहीं थे। ही सेड, उन्होंने बोला, आई सर्टेनली कुड प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद टीम ऑफ वन। मैं वहाँ क्या करता था, या तो फुटबॉल खेलता फिर यहाँ पे बेसबॉल खेलता। बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, मैं एक लेकिन वहाँ एक चीज़ थी जो मैं वहाँ कर सकता था, और जो चीज़ थी वो कलेक्ट थिंग यानी सामान का क्या करना, इकट्ठा करना। सो ही डिड एंड डिड ही एवर, तो उसको काम को मैंने किया। बिगिनिंग इन द किंडरगार्टन इवरिट कलेक्ट बटरफ्लाई विद द सेम डिटर्मिनेशन। तो शुरुआत में इवरिट ने क्या किया, कुछ तितलियों को पकड़ा जो कि, और उनको मार्क की कुछ उनकी एक्टिविटियां को। इवरिट कलेक्ट बटरफ्लाई विद सेम डिटर्मिनेशन। तो इवरिट ने क्या किया कि अपना दृढ़ संकल्प किया सेम डिटर्मिनेशन तितलियों के बारे में, क्या उनकी एक्टिविटी के बारे में जानने के लिए। ही कलेक्टेड रॉक फॉसिल एंड कॉइन, ही बिकेम एन एगरनेस एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम स्टार ग्रेजिंग ऑल नाइट। और उन्होंने चट्टानों जिस्म और सिक्के को भी एकत्र किया, और वो एक उत्सुक आपके एस्ट्रोनॉमर मतलब होता है खगोल शास्त्री भी बन गए। ठीक है, और कभी कभी पूरी रात को तारों को निहारते रहते हैं, नहीं वो कभी रात में पूरी तारों क्या करते रहते हैं, पूरी रात वो तारों को ध्यान से देखते रहते हैं। Uh, a home run in the game of the baseball is when the batter score a run after running safely around all base and back to the home plate without stopping। बेसबॉल के खेल में होम रन तब होता है ना जब बल्लेबाज बिना रुके सभी बेस के चारों को सुरक्षित रूप से दौड़ने और होम प्लेट पर वापस आने के बाद रन बनाता है। ठीक है, और ये कुछ बेसबॉल के बारे में आपको जानकारी देते हुए, अ बॉल हिट आउट ऑफ द प्लेइंग फील्ड इज कॉल्ड होम रन। और खेल के मैदान बाहर हिट की गई गेंदों को क्या भी होम रन कहा जाता है। ठीक है, गेटिंग अ पेपर पब्लिश एट द एज ऑफ 15 साइंटिफिक जर्नल कंपेयर टू द स्कोरिंग। और यहाँ पे 15 साल की उम्र में किसी वैज्ञानिक का पत्रिका का पेपर प्रकाशित होने की तुलना यहाँ पहली बार बल्लेबाजी करते हुए रन बनाने से की जाती है। जैसे कि अब अगर फर्स्ट टाइम, यानी इसका कंपैरिजन क्या किया गया, इसका कंपैरिजन किया गया है इवन भी, जैसे कि कोई एक बैटर फर्स्ट टाइम फील्ड में उतरता है
और उसने जो रन बनाई उसकी उसकी कंपैरिजन किससे की गई, जो 15 ईयर में इनकी जो एक जनरल पब्लिश हुई थी, इनके जो कॉलेज स्टूडेंट की वो जनरल पब्लिश साइंटिफिक नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में, उसमें क्या गया उसका उसके साथ आपका कंपैरिजन किया गया। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विद अ ब्राइट माइंड। देखिए बोला जाए ना कि एक अगर आपकी माइंड का ब्राइट और किसी काम को करने की अगर जिज्ञासा हो तो आप थोड़े से एक अलग पर्सन बन के निकलोगे। तो शुरू से उनका जो दिमाग था वो क्या था, तेज था और उनके अंदर काफी जिज्ञासा थी। ही हैड ऑल्सो मदर हु इनकरेज इंटरेस्ट इन लर्न, और सबसे इंपॉर्टेंट उनकी माँ भी क्या करती थी उन लर्निंग में, उनकी माँ भी बहुत ज़्यादा इनकरेज एंड उनको बढ़ावा देती थी उनके इंटरेस्ट में। सी टू कम ट्रिप ब्रॉट हिम टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप कैमरा माउंटिंग मटर अदर इक्विपमेंट हेल्प इन मेनी अदर वे। उनकी माँ क्या करती थी, उन्हें यात्रा पे ले जाती थी और उनके लिए जो दूरबीन रहता है आपका, ठीक है, माइक्रोस्कोप रहता है, कैमरा रहता है, और पहाड़ पे चढ़ने वाले जितने भी पदार्थ रहते हैं और अदर इक्विपमेंट जो उन्हें काफी रूप में क्या करते थे, मदद करते थे। आई ओनली आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, ठीक है। जब तक वो स्कूल नहीं गया तब तक उसकी एकमात्र साथी थी हिज मदर। और उन्होंने बोला कि तब तक मुझे बस एक मेरी कंपेनियन मतलब तब तक साथी, और एक मेरी साथी कौन थी, मेरी माँ थी। आफ्टर आई वुड ब्रिंग सम होम फ्रेंड फॉर हिम, ठीक है। उसके बाद मैं उसके लिए दोस्त के घर ले आती थी, ठीक है। बट एट नाइट वी जस्ट थिंक टुगेदर। रिची वॉज ओनली माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन अ थर्ड ग्रेड, ठीक है। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि जब रिची तीसरी कक्षा में था उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद रिची मेरा पूरा जिंदगी था, यानी ये अब कौन लाइन बोल रहा है, ये उनकी, ठीक है। यानी ऋषि बोला जा रहा है कि जो ऋषि जब 3 क्लास में था तभी उसके पिता क्या हो चुका था, देहांत हो चुका था। और उसके बाद ऋषि उनके पूरे जीवन का अब आश्रय है। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, ठीक है। वह और उनका बेटे लगभग हर शाम डाइनिंग के रूप में मेज पे बिताते थे। इफ ही डिडंट हैव थिंग टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग। जब हमारे लिए कुछ करने के लिए कुछ होता नहीं था तो मैं उसके लिए काम कराती, फिजिकल वर्क नहीं, लेकिन जो लर्निंग काम होता है वो उसके लिए मैं कराती थी, जिसको बोलते हैं सीखने काम, ठीक है। हिज मदर सेड ही लाइक इट ही वांटेड टू लर्न, ठीक। उसकी माँ ने कहा उसे यह पसंद था और वो सीखना चाहता था। एंड ही अर्न टॉप ग्रेड इन स्कूल, और उसने उसे सीखा और उसने स्कूल में अच्छे ग्रेड भी क्या किया, हासिल किए। ऑन एवरी डे थिंग्स वी वाज जस्ट लाइक एवरी अदर गाइड हिज मदर सेड, ठीक है। और उसकी माँ ने कहा कि रोजमर्रा की तरह तुम हर दूसरे बच्चे की तरह ही था, ठीक है। मतलब उनमें कोई खास स्पेसिफिकेशन बचपन से नहीं था, वो दूसरे बच्चों की ही तरह था। बाय द टाइम ही वाज इन अ सेकंड ग्रेड, जब वो सेकंड ग्रेड में सेकंड क्लास में था, इवरिट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पेशल बटरफ्लाई फाउंड हिज होम टाउन। और इवरिट उसी समय सेकंड ही क्लास में यानी दूसरे कक्षा में पढ़ रहा जब इवरिट, उन्होंने लगभग 20 25 तरह की क्या किया, 25 तरह की बटरफ्लाई की स्पेसीज को, यानी 25 तरह का अलग अलग स्पेस बटरफ्लाई को अपना होम टाउन में क्या कर लिया, खोज लिया था। और यहाँ पे आप देख पाएंगे बटरफ्लाइज का जो 25 स्पेसिस को था उसका आपका स्पेसिस पूरा यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो स्पेसिस मैं तो नहीं बोलूँगा एग्जाम का पर्सपेक्टिव से स्पेसिस उतने जरूरी नहीं, बस आपको नॉलेज के लिए अगर पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इस एग्जाम में आपसे स्पेसिस के बारे में उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। द प्रोबेबली वुड हैव बीन एंड ऑफ द माय बटरफ्लाई कलेक्टिंग। इन्हें लगता था कि लगभग मेरी जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग वो समाप्त हो चुकी थी। ही सेड, उन्होंने ऐसा बोला। बट देन माय मदर गॉट मी अ चिल्ड्रन बुक कॉल्ड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10। तब उनकी माँ ने उन्हें किताब दिलाया और यही किताब उनकी लाइफ को क्या कर दिया, एक चेंज कर दिया। आपने रीड एंड फाइंड आउट में सबसे पहले ही पढ़ा था। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। और उसे बताया कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाई सेंट्रल अमेरिका में क्या करती है, माइग्रेट करती है। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस ऑफ एगर यंग कलेक्टर। और यहीं से उनकी जो बटरफ्लाई की जो कलेक्शन उनके अंदर और अवेयरनेस आ गई, उनके अंदर और जागरूकता और उनके और बटरफ्लाई खोजने की इच्छा और उनके अंदर बढ़ गई पहले से। एट द एंड ऑफ द बुक द रीडर वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। और पुस्तक के अंत में पाठकों को तितली प्रवास के अध्ययन की मदद करने के लिए आमंत्रित किया गया था। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाई फॉर द रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक। और उन्हें ये उन्हें कनाडा सॉरी दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाई बाय द डॉक्टर फ्रेडरिक। और उन्हें डॉक्टर फ्रेड क्या किया गया था, उन्हें पूछा गया था कि जो वो बटरफ्लाई टैग करें
उनसे पूछा गया था कि टैग बटरफ्लाई के लिए रिसर्च करें, कौन पूछा? डॉक्टर फ्रेडरिक आर्कट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द टोरंटो कनाडा, यानी उन्हें कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय में क्या गया था, उन्हें इनवाइट किया गया था। इब्रिट मदर रॉट टू द डॉक्टर आर्कट एंड सुन इब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग विंग्स of the monarch. Anyone who could found a tag butterfly was asked to send the डॉक्टर रुकार्ट। तो एवराइट के माने डॉक्टर रुकार्ट को पत्र लिखा और जल्द ही एवराइट के सम्राटों के पंख पर हल्के चिपकने वाला टैग लगाने लगे। जिस किसी को भी टैग तितली मिले उसे डॉक्टर रुकार्ट को भेजने के लिए कहा गया। ठीक है, यानी डॉक्टर रुकार्ट को क्या करना था, उनको इस बारे में रिसर्च करना था, और जिन्होंने टैग लिया तो उन्होंने क्या किया कि आप डॉक्टर रुकार्ट को क्या कर सकते हैं, टैग भेज सकते हैं। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक इन लेट समर, और रीडिंग के आसपास तितलियों का संग्रह का मौसम गर्मियों के अंत में 6 सप्ताह तक रहता है। ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मेनी, और यदि आप उन्हें एक एक कर पकड़ने जा रहे हैं तो आप बहुत अधिक नहीं पकड़ पाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर द इब्रिड वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ द बटरफ्लाई। ठीक है, तो इसके बाद इब्रिड के लिए अगला कदम तितलियों का झुंड पालना था। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, तो उन्होंने क्या किया, फीमेल मोनार्क को कैच किया। टेक हर एग एंड रेज देम इन बेसमेंट थ्रू द लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू द कैटरपिलर टू द प्यूपा टू द एडल्ट बटरफ्लाई, और वो एक मादा मोनार्क को क्या करता, पकड़ता, उसके बाद उसके अंडे लेता और उन्हें अपने तहखाने में जीवन चक्र के दौरान पालता, और अंडे के लिए कैटरपिलर, प्यूपा और तितली का वैक्स तक। ठीक है, then you tag the butterfly wing and let them go. For several years his basement was home to thousands of monarch different stage of development. फिर वह तितलियों को पंख पर टैग लगाता और उन्हें छोड़ देता। कई साल तक उसका तहखाना विकास के विभिन्न चरणों के लिए मोनार्क का घर रहा। ठीक है, यानी उनका जो बेसमेंट था वो क्या रहा, मोनार्क का घर रहा, और वो स्टडी करते थे लाइफ साइकिल ऑफ, ठीक है, जो कि आप यहाँ डाटा दिया गया, डाटा पब्लिश से देख सकते हैं। ठीक है, और उन्हें मोनार्क के बारे में कब स्टडी, जब उन्होंने मोनार्क के बारे में जो बुक पढ़ा उनसे क्या हुआ, उन्हें मोनार्क की बहुत ज़्यादा हेल्प हुई पढ़ने उस बुक की मदद से। Eventually, I being lost interest in tagging butterfly, it is the tendency that there so much feedback, not so much feedback. आखिरकार मुझे तितलियों में इंटरेस्ट क्या होने लगा, धीरे धीरे खत्म होने लगा, और सब कुछ उतना अच्छा फीडबैक भी मुझे, यानी उतनी अच्छी प्रक्रिया भी नहीं मिलती थी। इवराइट सेड इन ऑल टाइम आई डिड इट हैज लॉस्ट ओनली 2 बटरफ्लाई आई हैज टैग वर रिकैप्चर्ड, यानी मैं उन चीज़ों पे जब मैंने काम किया तो मुझे थोड़ा हंसते हुए किया, केवल 2, यानी उन्होंने कितनी तितलियों को किया था, लेकिन उसके बाद केवल 2 तितलियों को उन्होंने रिकैप्चर कर पाए, और कितने, वो भी कितनी दूर बाद, तो 25 मील बाद, जहाँ मैं रहता था उतनी दूरी से। ठीक है, अब आइए देखते हैं रीड एंड फाइंड आउट व्हाट लेसन डज इब्रिड लर्न व्हेन डज नॉट विन एनीथिंग एट द साइंस फेयर। ठीक है, इब्रिड ने क्या एक बहुत बड़ी सीख ली जब उन्होंने कोई साइंस फेयर में कुछ नहीं जीता। व्हाट एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट डिड ही अंडरटेक, तब उन्होंने क्या प्रोजेक्ट रखा और क्या एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचा। व्हाट आर द क्वालिटी दैट गोज इनटू मेकिंग द साइंटिस्ट, और उनके अंदर ये क्या क्वालिटी थी जो उन्हें एक साइंटिस्ट की ओर धीरे धीरे ले जा रही थी। तो अब तक आइए हम लोग पिछले डिस्कशन को देखा था, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। आपने एक थॉट सुना ही होगा कि सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। तो ये रिचर्ड इब्रिट के साथ कुछ हुआ, और इन्हें रियल एक्सपीरियंस कब मिला, जब इनके साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ और ये अपना फेल्यूर पाया जब। तो देन 7th ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ द व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड द कंट्री साइंस फेयर एंड लॉस्ट। फिर साथियों के उन्हें असली विज्ञान का अंदाजा तब हुआ जब उन्होंने काउंटी विज्ञान मेले में भाग लिया और हार गए। It was really sad feeling to sit and then I think not get anything while everybody else had won something. तो एवरेट ने कहा कि वहां बैठे रहना और कुछ न जीत पाना वाकई दुखद एहसास था, जबकि वहां बाकी सब कुछ न कुछ जीता था। ठीक है, सब ने कुछ न कुछ जीता था, लेकिन इन्हें उन्हें कुछ नहीं मिला था। एवरेट से हिज एंट्री वाज अ स्लाइड ऑफ द फ्रॉग टिश्यू। उनकी एंट्री कहाँ हुई थी, उनकी जो एंट्री हुई थी वो फ्रॉग के जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, उन पे इनकी एंट्री हुई थी। विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, और इसको किसे शो कर रहे थे, माइक्रोस्कोप से। ही रियलाइज्ड विनर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट नॉट सिंपली बाय नीट डिस्प्ले। तो उन्होंने वहां क्या रियलाइज किया कि जो लोग विजयी हुए हैं ना, उन्होंने एक रियल एक्सपेरिमेंट किया है, नहीं ना कि एक डिस्प्ले दिखाया है। इन्होंने अब समझ गया कि साइंस में अगर आपको एग्जीबिशन में अगर आपको एक ग्रेड पाना है या आपको विनर बनना है, तो वहां पे आपको एक रियल एक्सपेरिमेंट करना है कि बस एक डिस्प्ले शो आउट करना होगा। ऑलरेडी
द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव रिचर्ड इवरिट वाज अपीयरिंग। तो रिचर्ड इवरिट को प्रेरित करने वाली प्रतिभावना से पहले ही दिखाई दे रही थी। आई नो दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर आई वुड हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट। और मुझे पता था कि अगले साल के मेले मुझे कुछ एक वास्तविक प्रयोग करना है होगा। ही सेड, उन्होंने ऐसा बोला। द सब्जेक्ट आई नो मोस्ट वाज द इंसेक्ट वर्क आई हैड डूइंग इन अ पास्ट सेवरल ईयर। और जिस विषय के बारे में मुझे सबसे ज्यादा जानकारी थी वह थी कीट पर काम, जो मैंने पिछले कई साल से कर रहे थे। सो ही रोट टू डॉक्टर यूरट उर्गाट फॉर द आइडियाज एंड बैक टू द केमिस्टिक सजेशन एंड फॉर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने डॉक्टर उर्गाट को विचार को एक पत्र लिखा और उन्हें प्रयोग के लिए ढेर सारे सुझाव मिले। ठीक है, those kept Everett busy all through the high school and led to the prize project in the country and international science fair। और इस सुझाव से ब्राइट को पूरे हाई स्कूल में व्यस्त रखा और काउंटी के और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में पुरस्कार प्राप्त करने में मदद की। ठीक है, यानी ही गॉट सक्सेस इन हिज ऑन एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने जो सोचा था वो क्या होगा, उसमें वो सक्सेस भी हो गया। तो फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, वो 7 में थे तो क्या हो चुका था, वो हार गया था, 1 साल बाद हुआ। तो 8th ग्रेड प्रोजेक्ट एवरी ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द वायरल डिजीज दैट नियरली किल ऑल द मोनार्क्स कैटरपिलर फ्यू ईयर। तो जब वो 8th ग्रेड में थे तो इब्राइट क्या ट्राई कर रहे थे कि आखिर वायरल डिजीज क्या है जो कि मोनार्क कैटरपिलर को, यानी मोनार्क के कीटों क्या करता है, हर साल मार देता है। एवरी थॉट दैट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय द बेटल। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो डिजीज हो रहे हैं उन उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो डिजीज है वो एक जो डिजीज है कौन कर रहा है, ये बीटल कर रहे हैं। ठीक है, और आगे आते हैं तो आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट ही सेड। ठीक है, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई असली मतलब ये उन्हें बीटल की कैटरपिलर की कोई मतलब ठीक ठाक जानकारी नहीं थी, या उन्हें वो रियल रिजल्ट तक नहीं पहुंचे थे। बट when I went ahead and showed I had tried experiment this time I won। ठीक है, और उन्होंने बोला कि जब मैंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, मैं सबको पीछे छोड़ते इस बार मैं क्या हुआ, जीत गया। द नेक्स्ट ईयर his science fair project was testing the theory that Bursra butterfly copy monarch। अगले साल उन्होंने क्या रखा, अगले साल उन्होंने विज्ञान के मेले में सिद्धांत एक परीक्षण रखा कि वायरस तितलियां सम्राट की नकल करते हैं। ठीक है, जो वर्सराय जो तितलियां हैं वो किसकी कॉपी करते हैं, मोनार्क की। द थ्योरी वाज दैट वर्सराय लुक ओवर द लाइक मोनार्क बिकॉज़ मोनार्क डजंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। ठीक है, वर्सराय सम्राट की तरह देखते हैं क्योंकि सम्राट पक्षी को अच्छे नहीं लगते। ठीक है, जो वर्सराय है क्या उन्हें क्या होता है, वो पक्षियों को अच्छे नहीं लगते। वर्सराय ऑन द अदर हैंड डू नॉट डू टेस्ट गुड टू द बर्ड। और जो मोनार्क हैं वो रियलिटी में उनके टेस्ट पक्षियों के अच्छे नहीं लगते, इसलिए वर्सराय जो थे वो काफी टेस्ट में अच्छे थे। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेसली लाइकली दे आर बिकम अ बर्ड डिनर। ठीक है, जो इसलिए जितना अधिक वो सम्राटों की तरह दिखते थे उतना कम संभावना कि वो पक्षियों को भोजन बन जाए। ठीक है, इब्रिड प्रोजेक्ट वांट टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड कुड ईट मोनार्क। ठीक है, इब्राइट का प्रोजेक्ट यह देखना था कि पक्षी वास्तव में जो मोनार्क होते हैं वो खाते हैं। ही फाउंड दैट मोनार्क या बटरफ्लाई क्या नाम बोला गया। ठीक है, ही फाउंड दैट स्ट्रिंग वुड नॉट बी ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। ठीक है, उन्होंने पाया कि यह स्ट्रिंग साधारण पक्षी भोजन नहीं खाएगा। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट। ठीक है, तो कि बाद में अन्य तो ये कोई इट वुड ईट ऑल द मोनार्क। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि वो जो जितने भी मोनार्क हैं वो क्या खा जाएगा। ठीक है, said later research by the other people showed the Viceroy probably to copy the monarch। ठीक है, बाद में लोग द्वारा किए गए शोध को पता चला कि वर्सराय शायद मोनार्क की क्या करती है, नकल करती है। ठीक है, द प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर। ठीक है, इस परियोजना का प्राणी विभाग में प्रथम स्थान और जो आपका कंट्री में डिवीजन था उसमें आपको तीसरे स्थान मिला। ठीक है, यानी इनका प्रोजेक्ट इनकी बढ़ाई, यानी एक एक क्लास 7 की हार इन्हें सोचे कितने आगे तक ले जाते हैं। यानी इस कहानी से सबसे बड़ा हमें सीख क्या मिलता है कि जब हमें कोई चीज में हमें लॉस हो, ठीक है, लॉस हो
और लॉस एक आपको कितना आगे तक ले जा सकता है। अगर वो साइंस एग्जीबिशन वो अगर वो जीत गए होते तो शायद वो इतना आगे तक आज नहीं सोचे होते। और लगातार जो क्लास 7 में लॉस, क्लास 8 में, फिर वहीं से उनकी साइंटिस्ट बनने की कहानी क्या हो गई, शुरू हो गई। In his second year in the high school, Richard Everett began the research that led to his discovery of unknown insect hormone. तो हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में रिचर्ड एवरेट ने शोध शुरू किया, जिसके कारण उन्हें एक अज्ञात कीट हार्मोन का खोज मिला। ठीक है, इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड टू द न्यू थ्योरी ऑफ लाइफ ऑफ सेल। और इनसे एक मतलब ऐसे तो बोला जाए इनडायरेक्टली, यानी परोक्ष रूप से या उन्हें जो सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिका के जीवन पर एक नया सिद्धांत क्या हुआ, जन्म हुआ। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल। और जो क्वेश्चन वो खोज रहे थे उसका आंसर क्या था, सिंपल था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ 12 टिनी गोल्ड स्पॉट ऑन द मोनार्क प्यूपा। आखिर जो 12 टिनी गोल्ड के स्पॉट है मोनार्क, उसका पर्पस क्या है। एवरीवन एज्यूम द स्पॉट वाज जस्ट ऑर्नामेंटल। सब लोग ये मानते हैं कि वो क्या है, एक सजाने के तौर पे है। इब्राइट सेड बट डॉक्टर हार्ट डिड नॉट बिलीव इट। लेकिन डॉक्टर हार्ट उस पे विश्वास नहीं करता। ऐसा बोल रहा था कि ये उसके सुंदरता के लिए, लेकिन उसका आंसर उसके विश्वास नहीं करते थे। टू फाइंड द आंसर, Ebright and other excellent scientist student first had to build a device that so a spot was produced, a hormone necessary for the butterfly fluid development. तो बाद में उन्हें ये पता चला कि ये जो इब्राइट और अनदर जो एक्सीलेंट साइंटिस्ट उन्होंने डिस्कवर किया कि जो उसके बॉडी पे स्पॉट है वो इसलिए जरूरी है ताकि उसका बटरफ्लाई क्या हो पाए, फुल डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है। द प्रोजेक्ट वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और इसी प्रोजेक्ट के कारण उन्हें क्या मिला, इसी प्रोजेक्ट के कारण एब्राइट को प्रथम स्थान दिलाया गया और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान इंजीनियरिंग मेले में उनका क्या हो गया, प्रवेश हो गया। देयर ही वॉन द थर्ड प्लेस फॉर द जूलॉजी। और उन्होंने वहां पे तीसरे स्थान जूलॉजी में किया। ही आल्सो गेट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द entomology laboratory to the Walter Ready Army Institute of the Research। और उन्हें गर्मियों के दौरान वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की कीट मैकबेन प्रयोगशाला में काम करने का मौका भी मिला। एच हाई स्कूल रिचर्ड एवरेट कंटिन्यूड एडवांस एक्सपेरिमेंट टू द मोनार्क प्यूपा। और वह हाई स्कूल के दौरान जो रिचर्ड एवरेट थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट को क्या रखा, कंटिन्यू रखा, किस पे, मोनार्क प्यूपा पे। ठीक है। That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer। और इसकी वजह से उन्हें क्या मिला, एक प्रोजेक्ट में फर्स्ट प्राइज मिला साइंस फेयर में, और एक दूसरा मौका आपको आर्मी लेबोरेटरी में समर में काम करने के लिए। ठीक है। इन ही सीनियर ही वेंट अ स्टेप फर्दर। ठीक है। अपने वरिष्ठ वर्ष में एक कदम और आगे वो बढ़ गया। ही ग्रे सेल फ्रॉम अ मोनार्क विंग एंड कल्चर एंड सो दैट सेल वुड डिवाइड द डेवलप इनटू द नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स इफ दे वर फीड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। ठीक है। उन्होंने एक संस्कृति में सम्राट के जो पंख थे, उन्होंने उस पंख के कोशिकाओं को विकासित किया और दिखाया कि कोशिकाओं जो डिवाइड यानी विभाजित होंगी और समान तितली पंख से एक कैसे वो विकासित होंगी, और केवल तभी जब उन सोने के धब्बों पे हार्मोन जो होंगे क्या होंगे, इस प्रेजेंट होंगे। ठीक है। यानी उनका मेन मोटो क्या बन गया था कि जो 12 स्पॉट है मोनार्क प्यूपा के, वो क्या शो कर रहे हैं, वो उसके ऑर्नामेंटल ब्यूटी नहीं, वो उसके हार्मोन रिलीजेस जो सबसे जरूरी है किसके लिए, उसके बॉडी की ग्रोथ के लिए। दैट प्रोजेक्ट वन द फर्स्ट प्लेस फॉर द जूलॉजी इंटरनेशनल फेयर। और इस बार उन्हें पहला स्थान इंटरनेशनल फेयर मिला। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन ड्यूरिंग द फर्दर वर्क एट एडमिरल लेबोरेटरी एंड लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद उन्होंने कई जो समर के डे थे वो अपना ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपना ग्रेजुएशन मतलब स्नातक का डिग्री गर्मियों के जो सेनांगम प्रयोगशाला और अमेरिका कृषि विभाग की प्रयोगशाला में आगे काम किया। The following summer after his freshman year at the Harvard University, Everett went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone। तो उस समर के बाद एक फ्रेशमैन ईयर यानी एक नए साल में एक वो कहाँ स्टार्ट किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और इवरिट वेंट बैक टू लेबोरेटरी, और फिर अपने लेबोरेटरी में डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फॉर द गोल्ड स्पॉट। और आगे और काम किए, जो मोनार्क प्यूपा के जो 12 गोल्ड स्पॉट थे उन पे और वो काम आगे शुरू किए। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर। और जो आपका
प्रयोगशाला में जो प्रकृष्ट उपकरण थे उनका उपयोग करके वो हार्मोन की जो आपकी संरचना थी उसको पहचान करने में क्या होगा, वो सक्षम हो गए। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया वो। अ ईयर एंड अ हाफ ईयर लेटर ड्यूरिंग द जूनियर ईयर इवरिट गोट एन आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट द सेल लाइफ। और 1.5 साल बाद और जूनियर वर्ष के दौरान इवरिट की कोशिका के जीवन के बारे में अपने नए सिद्धांत पर विचार किया। ठीक है, इट केम व्हाइल ही वाज लुकिंग एट द एक्सरे फोटो टू द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन। और यह विचार किया कि जब तक हार्मोन की जो केमिकल यानी जो रासायनिक संरचना वो एक्सरे से देख रहे हैं। ठीक है, इन वो स्ट्रक्चर क्या करना चाहते, वो एक्सरे से देखना चाहते थे। व्हेन ही सॉ फोटो इवरिट डिड नॉट शाउट। ठीक है, जब इवरिट ने तस्वीर देखा तो उन्हें चिल्लाकर नहीं कहा। ठीक है, यूरेका और आई हैव गॉट इट। ठीक है, यूरोका या फिर मुझे मिल गया। But he believed that all along with the finding about insect hormone, the photo gave him answer to the one of the biology puzzle. लेकिन उनका मानना था कीटों का हार्मोन के बारे में एक निश्चितता तस्वीर को उन्हें विज्ञान के युग पहला क्या किया, उन्हें उत्तर दिया। ठीक है, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ द डीएनए। ठीक है, और उन्हें सेल आखिर कैसे ब्लूप्रिंट देता है डीएनए का। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। डीएनए कहाँ प्रेजेंट रहता है आपका, न्यूक्लियस में। सेल का जो आप समझते हैं ना, सेल का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, उसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ प्रेजेंट है, उसी में डीएनए प्रेजेंट। इट डिटरमाइन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ सेल। और वही डिटरमाइन करता है कि सेल का क्या होगा, फंक्शन कैसा होगा। यानी जो डीएनए होगा जिसका फुल फॉर्म डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, और एक होता है आरएनए जिसका राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो it determine the form and function of the cell and the DNA is a blueprint for the life। और DNA क्या है, ब्लूप्रिंट है लाइफ का। इससे बहुत ज्यादा अब समझ गए थे इस फोटो एक्सरे के एक्सपेरिमेंट से। Everett and his college roommate James R. Wong worked all the night drawing picture and constructing plastic model for the molecule to show how it happened। एवरेट और उन कॉलेज के रूममेट जेम्स और वर्क पूरी रात चित्र बनाने में और अणुओं के प्लास्टिक मॉडल बनाने में काम किया ताकि यह दिखाया जा सके कि ये कैसे हो सकता है। आप यहाँ देख पा रहे हो, एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आप देख पा रहे हो, सीख लेने वाली बातें क्या है, वर्क होल नाइट। ठीक है, वर्क होल नाइट, वो इस एक्सपेरिमेंट को लेके पूरी रात काम कर रहे हैं। ठीक है, और एक हम लोग हैं जो कि रात में अगर थोड़ा सा प्रेशर पड़े सो जाते हैं। यानी वो देख पा रहे हो कि लगातार इन लोगों के अंदर काम का डेडिकेशन, और वही डेडिकेशन आगे तक काम करा पा रहा है। यही डेडिकेशन हम अपने लाइफ में रखने होते हैं। टुगेदर दे लेटर और द पेपर एंड एक्सप्लेन द थ्योरी। उसके बाद उन्होंने एक पेपर पर लिखा जिसमें एक नए सिद्धांत को समझाया गया। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम। ठीक है, रिचर्ड एवरेट, तो उन्होंने क्या रखा कि इसे कोई नहीं जानता। ठीक है, रिचर्ड इवरेट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर, सेकंड इन द क्लास ऑफ द 1510। ठीक है, और ये 1510 उन्होंने रिचर्ड इवरेट ने हार्वर्ड में सर्वोच्च सम्मान के साथ जो उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री की थी, और 1510 बच्चों कक्षा में उन्होंने दूसरा स्थान पर थे। ये अपने बहुत बड़ा रिजल्ट है। हम लोग 42 में सेकंड फर्स्ट आते हैं, और 1510 स्टूडेंट में क्या है आपके फर्स्ट और सेकंड आए हैं। Ebright want to become a graduate researcher at Harvard Medical School. Then he began doing experiment to test his theory। ठीक है, और एब्राइट हार्वर्ड के मेडिकल में स्नातक की छात्र को शोधकर्ता बन गए। वहां उन्होंने फिर सिद्धांतों और परीक्षण के लिए क्या किया, प्रयोग करना क्या किया, शुरू किया। इफ थ्योरी प्रूव करेक्ट ही विल बिकम बिग स्टेप टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। अगर उनकी थ्योरी सही हुई तो ये काफी, अगर ये थ्योरी उनकी शुद्ध हुई तो ये एक काफी बड़ा जो स्टेप होगा, ये बड़ा कदम होगा लाइफ के प्रोसेस को, यानी जीवन की प्रक्रिया को समझने में। इट may also lead to a new idea for the preventing some type of cancer and other disease। ठीक है, और इससे कुछ प्रकार के कैंसर और अन्य बीमारी को रोकथाम के लिए नए विचार सामने आ सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एवरेट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और ये सब चीज कैसे पॉसिबल हो, जब ये सब एवरेट की जो वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण, क्या क्यूरियोसिटी मतलब क्या होता है, जिज्ञासा। ठीक है, उनकी जो अंदर जो ललक होती है उनके कारण पॉसिबल है। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पल स्पॉट ऑफ मोनार्क इवेंचुअली लेड टू हिम थ्योरी अबाउट द सेल लाइफ। और मोनार्क प्यूपा के धब्बों पर उद्देश्य हाई स्कूल के अंत उन्हें कोशिका के जीवन के बारे में क्या उस सिद्धांत तक पहुंचा। यानी एक छोटी सी थ्योरी जो उनकी थी, मोनार्क प्यूपा की आपकी जो 12 गोल्डन स्पॉट, ये उसे भी वो चाहते ऑर्नामेंट की तरह मान सकते हैं। और यही उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी उन्हें यही तक आगे लेगा, और मोनार्क प्यूपा पे क्या करा, उन्हें एक्सपेरिमेंट कराया। ठीक है, तो ये चैप्टर का सबसे अब लास्ट पैरा को, लास्ट सेकंड पैरा
लिखते हैं। रिचर्ड इवरिट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस द फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाई। रिचर्ड इवरिट जो थे वो सबसे पहले साइंस में रुचि कब रखने लगे, उनका सबसे पहले कलेक्टिंग यानी चीजों को पकड़ के, बट नॉट सो डीपली दैट ही इजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। और इनके पास जितना इन्होंने साइंस में अपना ध्यान अंदर केंद्रित किया था उतना ज्यादा समय नहीं था दूसरे इंटरेस्ट में। इवरिट हैज बिकम ए चैंपियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड canoeist, all around outdoor person. He is also expert photographer, particularly of the nature and scientific exhibit। ठीक है, और वहाँ ऐसा इनके बारे में बताया जा रहा है कि रिचर्ड जो थे वो, लेकिन इतनी दूसरी रुचियां के लिए भी समय नहीं मिले। ठीक है, रिचर्ड इवरिट एक चैंपियन जैसे एक्सपर्ट यानी वाद विवाद करने में, एक सर्वाधिक वक्ता और जिसको वो एक अच्छा कैनोइस्ट बोल सकते हैं, एक अच्छा आउटडोर व्यक्ति बन गए और एक विशेष फोटोग्राफर, खास तौर पर प्राकृतिक की चीजें और वो क्या कर सकते थे नेचर के साथ, जो फोटोग्राफी उनमें उनका क्या था, काफी इंटरेस्ट था। इन हाई स्कूल रिचर्ड इवरिट वाज ए स्ट्रेट स्टूडेंट। स्ट्रेट स्टूडेंट यानी हाई स्कूल में जो रिचर्ड इवरिट थे वो क्या एक सीधे साधे क्या थे, बच्चे थे। बिकॉज लर्निंग वाज इजी ही टर्न लॉट ऑफ एनर्जी टुवर्ड द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब। और क्योंकि सीखना आसान था इसलिए उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब में मोड़ दी। ठीक है, ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड his social study teacher and advisor to both the club. Mr. Weir was the perfect person for me then. He opened mind to new ideas, Everett said। ठीक है, तो उन्होंने रिचर्ड एवेरर और प्रशंसा की और वाला कोई मिल गया और उन्हें सामाजिक अध्ययन और शिक्षण के दोनों क्लबों के सलाहकार थे। श्री वेरर उस समय के मेरे एकदम सही व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे दिमाग को नए विचारों की तरफ खोल दिया, एवरेट ने ऐसा कहा। ठीक है, रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव एक्स्ट्रा एफर्ट। तो रिचर्ड हमेशा क्या हम हर हमेशा कोई चीजों में हमेशा कुछ क्या होते थे, वो अतिरिक्त प्रयास करते थे। मिस्टर वेरर सेड व्हाट प्लीज मी there was this person who put 3 or 4 hours at night during debate research besides do all his research with butterfly and his other interest। रिचर्ड हमेशा अतिरिक्त प्रयास करते थे। ठीक है, मुझे इस बात की इससे खुशी है कि यह व्यक्ति जो रात में 3 या 4 घंटे वाद विवाद पर शोध करने अलावा तितलियों की अपनी रुचि की शोध करता है। ठीक है, यहाँ रिचर्ड भी जो है वो आपके थोड़ा सपोर्ट करते हुए, रिचर्ड वाज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेरियर कंटिन्यूड बट नॉट इन बैड सेंस। He explained Richard wasn't interested in winning for the winning sake or got a prize. Rather, he was winning because he wanted to best job he could do. For this reason, he wanted to be the best. रिचर्ड प्रतिस्पर्धी था, वह विरेट से आगे कहा कि लेकिन बुरे अर्थों में नहीं। ठीक है, यानी बैड इम्पैक्ट में उन्होंने समझाया कि रिचर्ड जीतने के लिए या जीतने के पहले पुरस्कार पाने के लिए सब काम नहीं करता था। ठीक है, जीतने में दिलचस्पी नहीं रखता था, बल्कि वो इसलिए जीतता था क्योंकि वो अपने सर्वश्रेष्ठ काम करना चाहता था, सही कारण से वो सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था और राइट रीजन हो जाता ही वांटेड टू क्या बेस्ट। एंड दिस इज वन ऑफ द इंटीग्रेंट इन मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट। और ये एक सबसे बड़ा क्या चाहिए आपके अंदर, ये एक जरूरी तत्व तो चाहिए क्या बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रेट माइंड एड क्यूरियोसिटी। ठीक है, आपकी जो सबसे पहले आपके दिमाग से शुरुआत करें और सबसे पहले क्यूरियोसिटी मतलब सबसे पहले आपके अंदर उत्साह रहना चाहिए, उत्सुकता रहनी चाहिए, एंड मिक्स इन द विल टू फॉर राइट रीजन। ठीक है, और ये एक सही उद्देश्य होना चाहिए। इवरिट हैज दिस क्वालिटी। और जो डॉक्टर इवरिट थे, सॉरी रिचर्ड इवरिट थे, उनके अंदर क्या थे, सारी क्वालिटी थी। फ्रॉम दिस टाइम द बुक वाज द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एंड ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। और ये जो बुक रही, जो मोनार्क जो उनकी माँ ने एक दिया था, वो उनके लिए क्या रही, उन्होंने एक साइंस की, मैंने पहले बोला था ये देखिए मोनार्क 10 उनके लिए कैसे साइंस का बुक ओपन साबित हुई। रिचर्ड इवरिट हैड नेवर लॉस्ट इन साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और जो रिचर्ड इवरिट उन्होंने अपने कभी भी जो साइंटिफिक को उत्सुकता से कभी लॉस नहीं की। तो यहीं से आपका इस चैप्टर का एंड होता है। आपने चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट सीख लिया कि हाउ बी क्यूरियोसिटी इन योर एम। इफ यू आर नॉट क्यूरियस देन यू कैन नॉट अचीव सक्सेस। यानी हमें अपने लाइफ में कैसे क्यूरियस रहना है, और अगर हम क्यूरियस नहीं रहेंगे तो हम अपना एम कभी नहीं पा पाएंगे। और आपके लिए हारना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप हारोगे तब तक आपको जीत का टेस्ट मिलेगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो, और आप आगे भी इस वीडियो में कंटिन्यू रहें और सीरीज को पूरा देखें। थैंक यू।